हेलो स्टूडेंट, आई एम राकेश, लेक्चरर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्पेशल साइंस में। आज की टॉपिक में हम लोग क्लियर करेंगे अंतःस्रावी तंत्र, ग्रंथियां और हार्मोन्स। क्लियर, स्टेप बाय स्टेप हम लोग इस सभी पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। आप ध्यान से बी केयरफुल होकर सुनिएगा, समझिएगा। एक बार समझिए, पूरी लाइफ टाइम याद रहेगा, ये वादा है। और आप इससे पहले जो है विटामिन्स पढ़ाया गया था वहां से और अंतःस्रावी ग्रंथियां, हार्मोन से, उसके कार्यों से बहुत सारे क्वेश्चन सबमिट किए जाते हैं समस्त एग्जाम के लिए। तो केयरफुल के सुनिएगा, समझिएगा और बेस्ट करने की कोशिश करिएगा। लाइफ में हर जगह एग्जाम को आपको फेस करना होता है, स्टेप बाय स्टेप पे आपको एग्जाम देना होता है। तो समस्त एग्जाम में ये आपकी हेल्प करेगा, मदद करेगा, आपको अग्रसर करेगा। तो आइए वन सेकेंड स्टार्ट करते हैं। अंतःस्रावी तंत्र, इंग्लिश में कहते हैं इंडोक्राइन सिस्टम। अंतःस्रावी तंत्र समझिए, अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत हमारे समस्त ग्रंथियां, चाहे अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी, मिश्रित ग्रंथियां, समस्त ग्रंथियां आती हैं। अब आपके सेंस में ये आएगा कि ये ग्रंथियां क्या होती हैं। तो समझिए, ग्रंथियां मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं। एक अंतःस्रावी, अंदर की तरफ स्रावित होने वाली, एक बाह्यस्रावी मतलब शरीर से बाहर की तरफ स्रावित होने वाली, और एक मिक्स, दोनों तरफ स्रावित होने वाली। हम लोग आज अंतःस्रावी तंत्र में खास करके अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। डिफाइन कर लीजिए, समझ लीजिए। मैंने इससे पहले भी कुछ बता रखा है, फिर से समझ लीजिए कि अंतःस्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती हैं जो अपने हार्मोन्स या एंजाइम का, किसका भाई, हार्मोन्स का या एंजाइम का स्राव सीधे ब्लड में करती हैं। कहां करती हैं? सीधे ब्लड के अंदर करती हैं, तो उसे हम अंतःस्रावी कहते हैं। और ऐसी ग्रंथियां जो अपने हार्मोन्स और एंजाइम का स्राव ब्लड के बाहर करती हैं, कहां करती हैं? ब्लड के बाहर करती हैं, उसे बाह्यस्रावी कहते हैं। और ऐसी ग्रंथियां जो अपने हार्मोन्स और एंजाइम का स्राव रुधिर के अंदर भी करती हैं और रुधिर के बाहर भी करती हैं, ऐसी ग्रंथियों को मिक्स ग्रंथि कहते हैं। एकदम सिंपल है। जो ग्रंथियां अपने हार्मोन्स का स्राव ब्लड के अंदर, रुधिर के अंदर करे, अंतःस्रावी अंदर कर रहा है, किसके अंदर भैया? रुधिर के अंदर। तो अंतःस्रावी रुधिर के बाहर कर रहा है, बहिस्रावी रुधिर दोनों तरफ कर रहा है, अंदर बाहर दोनों कर रहा है, मिश्रित ग्रंथियां। तो आज हम अंतःस्रावी तंत्र अर्थात अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। इंडोक्राइन सिस्टम अर्थात अंतःस्रावी तंत्र के जो फादर अर्थात पिता हैं, आप पिता लिख लीजिएगा, मैंने फादर लिख रखा है, थॉमस एडिसन है। कौन है? थॉमस एडिसन। मतलब पूरी तरह से जानकारी लेते हुए चलिए भैया, आगे बढ़िए। तो अंतःस्रावी तंत्र के फादर अर्थात पिता कौन है? तो थॉमस एडिसन है। अंतःस्रावी तंत्र में जो ग्रंथियां होती हैं उनसे हार्मोन सीक्रेट होते हैं। क्या सीक्रेट होते हैं? हार्मोन्स उत्सर्जित होते, निकलते रहते हैं। तो हार्मोन्स जो शब्द है वह स्टार्लिंग नामक वैज्ञानिक ने दिया। ये भाई बेहतरीन क्वेश्चन है जो आपसे मैक्सिमम एग्जाम में, जितने भी हायर और लोअर एग्जाम होते हैं वहां जो है पूछे जाते हैं। ये आपका बेस क्लियर करता है, आपको मजबूती प्रोवाइड करता है, इस बात का ध्यान रखिए। तो अंतःस्रावी तंत्र के फादर कौन है? थॉमस एडिसन है। वहीं शब्द हार्मोन्स किसने दिया? स्टार्लिंग ने, है ना। स्टार्लिंग नहीं याद हो पा रहा है तो कोई दूसरा शब्द बना लीजिए, इससे मिलता जुलता बहुत बढ़िया शब्द मिल रहा है, मैं नाम नहीं दूंगा। स्टार्लिंग अर्थात शब्द दिया। कौन सा शब्द दिया? हार्मोन शब्द दिया। और प्रथम जो हार्मोन्स की खोज हुई वह सिक्रेटिन हार्मोन्स के 3 पॉइंट सबमिट कराए गए हैं ऊपर। एक फादर, एक हार्मोन शब्द, और प्रथम हार्मोन्स क्या खोज हुई? स्टार्लिंग हार्मोन्स की खोज हुई। सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा कि हार्मोन्स रासायनिक संदेशवाहक कहलाते हैं। और वो कौन वैज्ञानिक थे? उनका नाम था हक्सले नामक वैज्ञानिक। हेक्सले नामक वैज्ञानिक ने, कहीं कहीं हक्सले दिया है, कहीं कहीं हेक्सले दिया है। तो हेक्सले नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले यह बताया था कि रासायनिक संदेशवाहक होते हैं हार्मोन्स। और ये सबसे पहले ये वर्ड दिया किसने? हक्सले नामक वैज्ञानिक। हमारी ग्रंथियों में एक ग्रंथि ऐसी होती है जिसे हम आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं। और वह ग्रंथि है अधिवृषण।
आई होप कि आपको क्लियर होगा कि अधिवृषण जो ग्रंथि है वो क्या है, आपातकालीन ग्रंथियां हैं। खास ये इसका सिचुएशन कहाँ है, ये हमारे किडनी के ऊपर एंड्रिनल ग्रंथि, जिसे हम अधिवृत्त ग्रंथि कहते हैं, किडनी के ऊपर एक टोपी की नुमा संरचना पाई जाती है, वही कहलाती है अधिवृत्त ग्रंथि। कहाँ उपस्थित होती है, किडनी के ऊपर, और किडनी के ऊपर जो ग्रंथि उपस्थित होती है उसे क्या कहते हैं, आपातकालीन। ये भैया बहुत से ऐसे हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है जो लड़ने, डरने, उत्साह उत्पन्न करने, इन सब में क्या करती है, हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है ना। तो इसीलिए कहा जाता है आपातकालीन ग्रंथियां। अगर हम अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात करें तो ग्रंथियों में हमारे मस्तिष्क में 3 ग्रंथियां हैं। कितनी ग्रंथियां हैं, आपके और हमारे मस्तिष्क में 3 ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। एक तो होती है सबसे छोटी पीनियल ग्रंथि, उसी के ठीक बगल में होती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, और सबसे नीचे हमारे यहाँ के रीजन पे होती है पिट्यूटरी ग्रंथि। अब आप शॉर्ट नेम समझ लीजिए। पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है उसे हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि पिट्यूटरी ग्रंथि नीचे के समस्त जितनी ग्रंथियां होती हैं सबको क्या करती है, कंट्रोल करके रखती है। बातें क्लियर, एकदम दिमाग में सेटअप कर लीजिएगा एमएस के थ्रू कि 3 ग्रंथियां हमारे मस्तिष्क में उपस्थित होती हैं, एक पीनियल, स्पीनियल, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं और हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर कहते हैं, क्योंकि ये मास्टर ग्रंथि जो होती है उसको कंट्रोल करके रखती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे कोई पूछे कि खास करके एग्जाम में ये पूछता है, मैक्सिमम एग्जाम में, कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो यह पिट्यूटरी ग्रंथि जो हमारे यहाँ इस वाले रीजन पे, ब्रेन के इस वाले रीजन पे पाई जाती है, ईयर के ठीक ऊपर वाले रीजन पे पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्रंथि इज आल्सो कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड। मास्टर ऑफ मास्टर किसे कहते हैं, तो मास्टर ऑफ मास्टर हाइपोथैलेमस को कहते हैं, जो पिट्यूटरी के ऊपर उपस्थित होती है और ये पिट्यूटरी को कंट्रोल करके रखती है। तो जब पिट्यूटरी को कंट्रोल करेगी, मास्टर को कंट्रोल कर रही है भाई, तो मास्टर ऑफ मास्टर कहलाती है। आज हम पढ़ेंगे सबसे छोटी ग्रंथि जो हमारे मस्तिष्क में उपस्थित है, पीनियल ग्रंथि। ये पहली ग्रंथि मस्तिष्क में, हम ऊपर से होते हुए नीचे की तरफ चलेंगे। ऊपर 3 ग्रंथियां, 2 यहाँ पे गले में थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, फिर एंड्रिनल, फिर टेस्टिस एंड ओवरी, इतनी सभी ग्रंथियां हैं। अग्नाशय है एक ठो, उसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे, कौन सी ग्रंथियां अंतः है, कौन सी बाह्य है, कौन सी मिश्रित है। तो आज स्टार्ट करेंगे पीनियल का, अर्थात पीनियल ग्रंथि के बारे में। सिचुएशन पहले समझ क्लियर कर लीजिए कि जो पीनियल ग्रंथि होती है वो मस्तिष्क में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है। भाई 3 ग्रंथियां तो पहले बताई गई, पीनियल है, पिट्यूटरी है, हाइपोथैलेमस है। भैया एकदम ऐसे ही याद कर लीजिएगा कि पीनियल, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस ग्रंथियां होती हैं जो मस्तिष्क में पाई जाती हैं। ये सबसे मस्तिष्क की सबसे छोटी ग्रंथि है पीनियल ग्रंथि। अब पीनियल ग्रंथि को और कुछ नामों से जाना जाता है, इसे कहा जाता है तीसरा नेत्र। क्या कहते हैं, तीसरा नेत्र। अब आप समझिए, और उसी के नीचे मैं पहले बता देता हूं तब आपको समझाता हूं। समय से पहले जगा देती है। अब आप क्लियर कर लीजिए, कभी कभी आपका एग्जाम होता है, सपोज दैट आपने कोई फॉर्म सबमिट किया है, आपको कहीं जाना है, जल्दी सुबह उठना है, तो आप अपने मस्तिष्क में अगर एक बार सोच लेते हैं कि हमको यार 4 बजे जाना है, हम 4 बजे हमको जगा दीजिए। कभी आप ऐसा गेस करिएगा कि एकदम पूरी तरह से संतुलित होके अपने माइंड में सोते समय सोच लीजिएगा कि मुझे इतने टाइम जगना है, इतने टाइम मुझे जगा दीजिएगा मेरा मस्तिष्क। ऐसे बोल दीजिए, मेरा मस्तिष्क मुझे इतने टाइम मुझे जगा दीजिए। आप विश्वास नहीं करेंगे कि आप उतने ही टाइम एकदम सडनली उसी टाइम पे आप जगते हैं, चाहे 3 बजे कह दीजिए, 4 बजे कह दीजिए, 5 बजे कह दीजिए, जब कहिए तब आपका ये मस्तिष्क आपको जगा देता है और उसमें रोल प्ले करता है हमारी, और रोल प्ले करती है हमारी पीनियल ग्रंथि। इसीलिए हम इसे कहते हैं तीसरा नेत्र। आई होप कि आप क्लियर होंगे। हम लोगों ने ऐसा कभी गेस किया है कि जब एग्जाम देने जाना होता है तो 3 बजे उठना होता है, 4 बजे उठना होता है, तो मस्तिष्क में सोच के सोते हैं, अलार्म नहीं लगाते, इस मस्तिष्क में सोच लेते हैं यार 3 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, मस्तिष्क जगा दीजिए। उतने बजे सडनली नींद खुल जाती है ना। उससे बाद नहीं खुलती, उसके पहले ही भले 10 मिनट पहले खुल जाती है, सडनली एकदम उस टाइम पर्टिकुलर टाइम पे खुलती है, बाद कभी नहीं होता है ना। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं तीसरा नेत्र। यहां लिखा गया है कि समय से पहले जगा देती है। आगे इसे लैंगिक जैविक घड़ी भी कहते हैं, अर्थात हमारे लैंगिक लक्षणों को उत्पन्न करने में भी ये मदद करती है। लैंगिक लक्षण मतलब वही
मेल्स और फीमेल्स जो जेनाइटल हार्मोन्स होते हैं, जनन अंग के हार्मोन्स होते हैं, उसको एक्टिव करती है, सक्रिय करती है। कौन? हमारी पीनियल ग्रंथि। इससे एक बहुत जबरदस्त हार्मोन्स निकलता है, इसी के बारे में थोड़ा सा फोकस करिए। इस ग्रंथि अर्थात पीनियल ग्रंथि, मेरे पास सफिशियंट प्लेस नहीं था तो मैंने एकदम 60 में लिख दिया है, आप बेहतरीन ढंग से लिख लीजिएगा बाबू। ऐसा होता है कि बहुत बोर्ड 60 छोटा होने के कारण पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाता यहां, लेकिन मैं स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। यह इसमें से एक हार्मोन्स रिलीज होता है और इस हार्मोन्स का नाम है मेलानिन हार्मोन्स। मेलानिन होता क्या है ये समझ लीजिए। अच्छा, मेलानिन नहीं, मेलाटोनिन है। और मेलाटोनिन करता क्या है कि हमारे शरीर के अंदर, अरे भैया हमारे त्वचा के अंदर आप अक्सर गेस करते होंगे, कुछ लोग हमारे एनवायरमेंट में कुछ गोरे होते हैं, कुछ सांवले होते हैं, कुछ काले होते हैं। तो जो सांवला और काला रंग प्रोवाइड करता है हमारी त्वचा को, वो मेलानिन करता है। कौन करता है? मेलानिन के कारण है। मेलानिन की जितनी अधिक मात्रा होती है उतने लोग काले सांवले होते हैं, और जितनी कम मात्रा होती है उतनी ही मेलानिन जितनी कम होती है उतने ज्यादा लोग गोरे होते हैं। बातें क्लियर हो रही हैं? तो मेलाटोनिन हार्मोन्स का जो स्राव होता है यह मेलानिन के ऊपर वर्क करता है। अर्थात मेलानिन का आप कार्य समझ गए हैं कि मेलानिन जितनी ज्यादा होगी त्वचा का रंग उतना करिया, और जितना कम होगा उतना गोरा। किसके कारण? मेलानिन के कारण। अब आप समझिए, अब यही मेलानिन हमारे त्वचा का रंग, हमारे कलर को प्रोवाइड करती है कि आपका कलर कैसा है, कैसा फिक्स करती है आपके कलर को। कुछ हमारे जो ब्यूटीनेस बढ़ाने के लिए क्रीम्स आती हैं, वो क्या काम करती हैं? वो काम क्या करती है, उसमें कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो, अगर हम इसको स्किन अपनी मान लें, और स्किन में यहां मेलानिन नामक वर्णक है। अब मेलानिन बहुत डार्क होता है, स्किन को डार्कनेस प्रोवाइड करता है। अभी आपको बताया गया कि ये काला रंग प्रोवाइड करता है। ये करते क्या है कि ये स्टोर होते हैं, जगह जगह पे स्टोर होते हैं। जब आप बाहर से कोई क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, कोई ब्यूटी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो ये ब्यूटी प्रोडक्ट इस मेलानिन पदार्थ को क्या करती हैं? फैलाने का काम करती हैं। अरे भैया खूब ढेर सा काला सा पदार्थ रखा गया तो ज्यादा डार्क रहेगा, और जब फैला देंगे तो उसका जो डार्कनेस एरिया है वो फैल जाएगा, तो थोड़ा कम डार्कनेस दिखाई देगा। तो वही क्या करती हैं, हम जब कोई ब्यूटी प्रोडक्ट यूज करते हैं तो वो हमारी त्वचा में उपस्थित मेलानिन के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स उसको तोड़ तोड़ कर फैला देती है जगह जगह। तो ऐसा लगने लगता है कि आदमी, चाहे औरत या लड़कियां, क्या होने लग रही हैं? गोरी हो रही हैं, है ना? किसके कारण? मेलानिन के कारण। तो आप क्लियर रखिएगा कि ये हार्मोन्स किससे प्रोवाइड होता है? तो पीनियल ग्रंथि से होता है। आगे बात करते हैं हाइपोथैलेमस ग्रंथि की। होता है, इसे आप ऑलरेडी बताया गया है कि इट इज आल्सो कॉल्ड एज मास्टर ऑफ मास्टर, क्योंकि ये मास्टर ग्रंथि के कार्यों को क्या करता है? नियंत्रित करता है, कंट्रोल करके रखता है। मास्टर किसे कह रहे थे? पिट्यूटरी को कह रहे थे। पीनियल हम लोगों ने पहले खत्म किया, अब बारी आती है हाइपोथैलेमस की। ये छोटी छोटी ग्रंथियां हैं, इसके कार्य भी आसानी से बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाते हैं। तो वंस अगेन जब आपको अगली वीडियो प्रोवाइड होगी तो उसमें आपको पिट्यूटरी ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, उसके बहुत विग्रस कार्य हैं, बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करके रखती है, तो वहां आपको समझाया जाएगा। आज हाइपोथैलेमस को कहा जाता है आल्सो कॉल्ड एज मास्टर ग्रंथि, मास्टर ऑफ मास्टर, अर्थात मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहते हैं, या इसे ही ग्रैंड मास्टर कहते हैं। क्लियर? दो नामों से जानते हैं, चाहे तो मास्टर ऑफ मास्टर या कौन से? ग्रैंड मास्टर। ग्रैंड फादर होते हैं ना भैया, तो वही है, ये ग्रैंड फादर है किसकी? पिट्यूटरी की, अर्थात मास्टर की क्या है? ग्रैंड फादर, ग्रैंड मास्टर है। क्लियर? किसके बारे में? हाइपोथैलेमस के बारे में। इससे जो निकलने वाले हार्मोन्स होते हैं, समझिए, मैंने आपको शॉर्ट में एक लाइन में नोट कराया है। किसी के प्रति भाव, उसके प्रति गुस्सा, प्रेम की भावना, भूख, प्यास उत्पन्न करता है। इतनी सारी चीजों को कौन उत्पन्न करता है? हमारा हाइपोथैलेमस। भूख, प्यास, गुस्सा, प्रेम, इंटरनल जो होते हैं भाव होते हैं, उसको ये क्या करता है? उत्पन्न करता है। कौन? हाइपोथैलेमस। अरे भैया किसी को देख के बहुत
लव वाली फीलिंग आने लगती है, तो उसमें किसका रोल होता है? हाइपोथैलेमस का। किसी को देख के एकदम गुस्सा आ जाता है, लोग कहते हैं एकदम हट जाइए हमारे आंखों के सामने से, हमको गुस्सा आ रही है आपको देख के, तो कौन हार्मोन सीक्रेट कर रहा है? हाइपोथैलेमस। अर्थात समस्त चीजों को, अर्थात भाव, गुस्सा, प्रेम, भूख, प्यास आदि को कौन नियंत्रित करता है, उत्पन्न कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। इससे निकलने वाले कुछ हार्मोन्स हैं, और हार्मोन्स का नाम है ADH। यहां 2 सबमिट कराए गए हैं, यही हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं हाइपोथैलेमस से। ADH अर्थात एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन्स। एंटी का मतलब होता है विरोधी, डाई का मतलब 2, और यूरेटिक का मतलब होता है यूरिया। फिर से समझिए, एंटी डाईयूरेटिक, ADH का पूरा नाम है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन्स। अर्थात एंटी का मतलब होता है विपरीत या विरोधी, डाई का मतलब 2, और यूरेटिक का मतलब यूरिया से है ना। इसके कमी से, समझिए, वही आपको सामने लिखाया गया, मैंने यही सबमिट करा के क्लियर कर दिया कि इसकी कमी से मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। शरीर में कभी कभी ऐसा होता है कि यूरिन, जो वॉशरूम करने की जो रेट है, वो बढ़ जाती है। वो किसके कारण? अगर उस आपके हाइपोथैलेमस से एंटी डाईयूरेटिक अर्थात ADH हार्मोन्स का स्राव अगर कम हो जाता है किसी भी कारणवश, तो उस कंडीशन में एक सूचना आने लगती है क्या? कि हमारे यूरिनरी ब्लैडर्स में, हमारे मूत्राशय में मूत्र की मात्रा क्या होने लगती है? बढ़ जाती है। एक और नाम यहां स्किप हो गया कि हम ADH को वैसोप्रेसिन हार्मोन्स भी कहते हैं। क्लियर हुआ? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन्स को वैसोप्रेसिन हार्मोन्स भी कहते हैं। मैंने आपको बताया कि इसकी कमी से, कौन से हार्मोन्स की? इसकी ADH अर्थात एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन्स की कमी से शरीर में क्या होता है? मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है, और इस कंडीशन में एक रोग क्रिएट होता है जिसे हम कहते हैं बाबू डायबिटीज इंसिपिडस। अरे डायबिटीज मतलब मधुमेह यार, शुगर वाला रोग है ना। किसके कारण हो रहा है? ADH हार्मोन्स की कमी से। दूसरा जो हार्मोन्स है, ये तो ADH हो गया, दूसरा हार्मोन्स है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। 2 हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं, एक एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन जो यूरिन से संबंधित है, और एक दुग्ध, प्रेम, प्रसव, इन सभी चीजों से संबंधित है। अर्थात ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो काम क्या करता है? एक फीमेल्स में, एक माता में प्रसव, जब बेबी पैदा होने वाली कंडीशन होती है, उस समय जो पेन होता है, प्रसव पेन होता है, उसको उत्पन्न करता है। कौन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। अब वो किससे सीक्रेट होता है? तो हाइपोथैलेमस से। अर्थात प्रसव पेन को उत्पन्न करता है, इसीलिए हम इसे प्रसव हार्मोन्स कहते हैं। गर्भपात कराता है। अच्छा, प्रसव पेन होने के बाद जो वेजाइना की जो दीवारें होती हैं, बेबी को क्रॉस कराने के लिए उसको, उसमें ढेर सारे तरल और चिपचिपे हार्मोन्स का स्राव करता है, जिससे वो एकदम क्या कह सकते हैं, कोमल हो जाती हैं, जिससे गर्भपात हो सके, मतलब बेबी का जन्म हो सके बेहतरीन तरीके से। क्लियर हो रही बात? वन सेकेंड, प्रसव हार्मोन्स भी कहते हैं, गर्भपात हार्मोन्स, लव हार्मोन्स भी कहते हैं। किसी को देखकर प्यार वाली फीलिंग आ जाए तो समझिए कौन सा हार्मोन सीक्रेट हो रहा है भैया? ऑक्सीटोसिन हार्मोन सीक्रेट हो रहा है। और कौन सीक्रेट कर रहा है? हाइपोथैलेमस। खास करके कंट्रोल करके रखिएगा इस वाले हार्मोन्स को, ये बहुत अजीब सा हार्मोन्स है भैया, लेकिन चला जाता है किसी दूसरी दुनिया में। और लास्ट है दुग्ध निकालने वाले हार्मोन्स, अर्थात ऑक्सीटोसिन ही एक ऐसा हार्मोन्स है जो माता के गर्भपात से लेते हुए दुग्ध के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। कौन सा हार्मोन्स? ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है, जो कहां सीक्रेट हो रहा है? हाइपोथैलेमस से। आई होप कि इतनी चीजें बहुत आसानी से आपको समझ में आई होंगी। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करिए, बेस्ट करने की कोशिश करिए, आपकी लाइफ के लिए, आपके गोल के लिए। आपको बेस्ट ऑफ लक। मेरे वीडियो को सभी अपने दोस्तों, नए और पुराने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, जिससे हमारी साइंस की फैमिली इंप्रूव हो सके। वंस अगेन, आपकी लाइफ के लिए, आपके गोल के लिए बेस्ट ऑफ लक। खूब डेवलप्ड करिए। थैंक यू सो मच।